नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 हमारा अतीत का जो अध्याय नंबर 3 है आरंभिक नगर, इस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इसके जो पाठ आधारित चर्चा होती है उस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके जो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न हैं एवं जो पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के सभी विषयों पर NCERT किताबों के आधार पर चर्चा की जाती है। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि कक्षा 6 में जो अध्याय नंबर 3 है आरंभिक नगर, उसमें कौन से प्रश्न पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न हैं और कौन से प्रश्न अभ्यास प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है पेज नंबर 33 पर कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये पेज नंबर 33 पर पूछा गया था। यदि इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, वे जीर्ण शीर्ण व जर्जर हो चुकी हैं, तो उन्हें तोड़कर नई इमारतें बनाई जानी चाहिए। आइए प्रश्न नंबर 2 देखें, जो 35 नंबर पेज में पूछा गया है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार हैं, शासक हैं, लिपिक हैं, व्यापारी हैं। इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहते थे। आगे देखें प्रश्न नंबर 3 कि आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। पेज नंबर 40 में पूछा गया था किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा किसी भी विषय वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए मोहर का प्रयोग क्या किया जाता है? मोहर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी दस्तावेज या वस्तु से छेड़छाड़ न हो, इसके लिए मोहर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नेत्र की 41 पेज पर अपने एटलस पर मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। इसके विषय में आप लोगों को बताना है। आप लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने में अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर पिरामिड का चित्र देख सकते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को क्या किया जाता था? पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। जो पिरामिडों के अंदर शव रखे जाते थे, इनको क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाता है कि मिस्र के लोग मम्मी किन्हें कहते थे? मम्मी जो शवों को रखते थे पिरामिडों के अंदर, उन्हें मम्मी कहते थे। उनके शवों के साथ अन्य चीज़ें भी दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न है, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल होते थे। कभी कभी शव के साथ उसके सेवक और सेवका भी दफना दी जाती थी। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। मिस्र में दुनिया के इतिहास में कि अगर किसी को शव दफनाने में सर्वाधिक खर्च लगता है तो मिस्र देश के इतिहास में देखा गया है। मिस्र में लोग इसमें खर्च ज़्यादा करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? उत्तर नहीं, क्योंकि मरने के पश्चात मनुष्य की सांसारिक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मरने के बाद राजा भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। कल्पना करो कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल के मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ
क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? उत्तर, हम लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा समुद्र के रास्ते नाव से करेंगे और मेरे माता पिता कीमती पत्थरों, शंकुओं, धातुओं और इनसे बनी चीज़ों को ले जाएंगे। हम मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, जो विशाल स्नानागार था, उसे देखेंगे और घर और सड़कों के निर्माण योजना को भी देखेंगे और नाले की बनाने की जो योजना थी उसे भी देखेंगे। आइए पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न जो पाठ के पीछे दिए रहते हैं उन पर चर्चा करते हैं। अध्याय नंबर 3 के पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था? उत्तर है कि हमें कैसे पता चला कि पुरातत्वविदों को कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में कपड़ों का प्रयोग होता था? मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन व अन्य की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। नंबर 2, पकी मिट्टी के फेरियोन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। नंबर 3, मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्तु पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है। ये सब से हम जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ होगा कि वहाँ पर कपड़े के प्रमाण मिले हैं। अब ये मिलान करना है, सुमेलित करना है। तांबा जैसे कि आप लोग जानते हैं राजस्थान से मंगाया जाता था, सोना कोलार कर्नाटक से मंगाया जाता था, टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, जबकि बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाए जाते थे। यही यहाँ पर दिया है, तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से, टिन अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। प्रश्न नंबर 3 कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? धातुएं, पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वह मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। पहिया, सामान ढोने के लिए यातायात के रूप में पहिया का वाहनों के रूप में प्रयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेत को जोतने के लिए, बुआई करने के लिए किया जाता था। आगे हम देखें इसके विषय में कि क्या अगला प्रश्न है इस अध्याय में। प्रश्न नंबर 4 जो है, अध्याय में पकी मिट्टी टेराकोटा से बनी सभी खिलौने की सूची बनाओ। टेराकोटा या जो लाल मिट्टी है उससे पकी हुई मिट्टी है जो उससे बनी कौन कौन से खिलौना है? खिलौना गाड़ी मिली थी, गुड़िया मिली थी, विभिन्न पशुओं की आकृति, याक है, बैल है, सूअर है, भैंस है, भालू है, ये सब मिले थे। खिलौना हल मिला था। शायद बच्चों को इन खिलौनों से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इसमें से तुम क्या क्या खाते हो? निशान लगाइए। गेहूँ आज भी खाते हैं हम, हड़प्पा के समय में भी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा लोगों के समय में और आज के समय में। जो हड़प्पा सभ्यता में भी था आज भी है। चावल हड़प्पा सभ्यता में भी था आज भी है। दालें हड़प्पा सभ्यता में भी थी आज भी है। मटर हड़प्पा सभ्यता में भी थी आज भी है। साथ ही साथ तिल हड़प्पा सभ्यता में था आज भी है। सरसों हड़प्पा सभ्यता में था आज भी है। फल हड़प्पा सभ्यता के लोग भी प्रयोग किया करते थे। मछली और हिरण का मांस उस समय भी खाया करते थे। अभी भी मछली खाई जाती है जबकि हिरण का मांस नहीं खाया जाता है। कई जगहों पर चोरी छिपके हिरण का मांस भी खाया जाता है। आगे देखें प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का उपयोग भी करते थे। आगे देखें प्रश्न नंबर इसी का तीसरा पॉइंट की
हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों द्वारा नगरों में भी भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 7 है, अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या ये बस्ती महत्वपूर्ण इलाके में बनी है? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता था? ये आप लोग अपने गांव या शहर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इमारतें हैं, उनको देख करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पाठ नंबर 3 जो हमारा अतीत है उसके पाठ नंबर 3 कक्षा 6 में जो प्रारंभिक नगरों के विषय में दिया गया था उसके विषय में चर्चा, साथ ही इस पर हमने प्रश्न उत्तरों पर आज चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ में हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो आपको ऐसे वीडियो प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय भारत, जय हिंद।